नमस्कार। आज के इस नए और दिलचस्प डीप डाइव में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो शायद हर उस घर की कहानी है जहाँ कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही आम विषय है। मेरा मतलब है हर साल लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का होता है। तो क्या ये सिर्फ रात दिन की मेहनत का नतीजा है या फिर सच में किसी की जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग पहले से लिखा होता है? देखिए, ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो लगभग हर उस उम्मीदवार के मन में कभी न कभी जरूर आता है जो तैयारी की चक्की में पिस रहा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सालों साल किताबों में सिर गड़ाए रहते हैं, अपना पूरा जीवन एक छोटे से कमरे में दांव पर लगा देते हैं, लेकिन परिणाम शून्य ही रहता है। सही कहा। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन भी यही है। हम उन सभी स्रोतों और शोध सामग्री को डिकोड करेंगे जो ये समझाते हैं कि आखिर सरकारी नौकरी का ये जो तथाकथित योग है वो बनता कैसे है। मुझे लगता है ये चर्चा उन सभी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जो इस भारी उलझन में है कि इतनी भयंकर मेहनत के बाद भी सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल। स्रोतों को खंगालने पर सफलता के पीछे कई छिपे हुए पैटर्न और तार्किक कारण नजर आते हैं और इन्हें समझना एक प्रतियोगी छात्र के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस उलझन की परतें खोलते हैं। सबसे पहले उस कड़वे सच का सामना करते हैं जो हमें जमीन पर दिखाई देता है। मतलब सच्चाई ये है कि बहुत से लोग दिन रात एक करके पढ़ते हैं, अनगिनत मॉक टेस्ट देते हैं, नींद और भूख सब त्याग देते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। और वहीं दूसरी तरफ कुछ औसत छात्र भी होते हैं जो पहली या दूसरी कोशिश में ही एग्जाम निकाल लेते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर एक स्पष्ट समीकरण सामने आता है। बात सिर्फ पूरी मेहनत की नहीं है, इसका असली समीकरण है मेहनत और उसके साथ सही समय यानी टाइमिंग, और इन सब के ऊपर किस्मत, जिसे ज्योतिषीय भाषा में हम योग कहते हैं। अच्छा, तो ये योग असल में है क्या? मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों नजरिए से देखें तो योग कोई हवाई चमत्कार नहीं है। हम मुख्य रूप से राजयोग, कर्मयोग और सरकारी योग की बात कर रहे होते हैं। जिन उम्मीदवारों की जन्म कुंडली में ये योग मजबूत स्थिति में होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से भीड़ से अलग हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी एकाग्रता और उनका भाग्य एक ही अलाइनमेंट में काम करते हैं। इसे सुनकर मुझे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण याद आ रहा है। ये पूरी चयन प्रक्रिया एक ऐसी भारी भरकम तिजोरी की तरह है जिसे खोलने के लिए आपको 3 चाबियां एक साथ घुमानी पड़ती हैं। बहुत ही दिलचस्प तुलनाएं है। हाँ, मतलब पहली चाबी है मेहनत जो इंसान खुद करता है, दूसरी चाबी है सही समय क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है, और तीसरी चाबी है किस्मत या योग। अगर इनमें से एक भी चाबी मिसिंग है तो ताला नहीं खुलेगा। इंसान सिर्फ मेहनत की एक चाबी घुमाता रहेगा, पसीना बहाता रहेगा, लेकिन तिजोरी का दरवाजा अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। एकदम सटीक बात कही आपने। और अगर उस तिजोरी वाले उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो बिना सही टाइमिंग और मजबूत योग के केवल मेहनत की चाबी घुमाकर कोई भी इंसान खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से भयंकर रूप से थका सकता है, लेकिन शायद वो मंजिल तक ना पहुंच पाए। और यही बात उन लाखों लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है जो खुद को असफलता के लिए कोसते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी हाँ, जबकि असलियत में शायद उनकी दूसरी और तीसरी चाबी उस वक्त काम ही नहीं कर रही होती। लेकिन यहाँ एक बड़ी उलझन है। मान लीजिए किसी को पता ही नहीं है कि ये चाबियां जीवन के इस ब्लूप्रिंट में कहाँ छिपी हैं, तो स्रोतों के अनुसार आखिर वो कौन से भाव हैं जो करियर का ये पूरा नक्शा बनाते हैं? इसे एक उम्मीदवार की यात्रा की तरह देखा जा सकता है। स्रोतों के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए मुख्य रूप से 4 भाव जिम्मेदार होते हैं। शुरुआत होती है पहले भाव से, जिसे लग्न कहते हैं। लग्न मतलब इंसान का फाउंडेशन। बिल्कुल, इंसान का फाउंडेशन, उसका खुद पर विश्वास और उसका व्यक्तित्व। अगर नींव मजबूत नहीं है तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ विश्वास से परीक्षा पास नहीं होती है। वहां से उम्मीदवार को उतरना पड़ता है छठे भाव के अखाड़े में। छठा भाव, जिसे पारंपरिक रूप से सेवा भाव कहा जाता है, राइट? आज के आधुनिक संदर्भ में तो ये प्रतियोगिता और परीक्षा का सबसे मुख्य भाव बन गया है। एकदम सही। ये भाव इंसान के शत्रुओं, बीमारियों और प्रतिस्पर्धा से निपटने की आंतरिक क्षमता को दर्शाता है। इसका वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि छठा भाव मजबूत होने पर इंसान में मानसिक दबाव सहने और किसी भी कठिन परीक्षा को क्रैक करने की असीम क्षमता आ जाती है। मतलब जब 10 लाख बच्चे महज 1000 सीटों के लिए आपस में लड़ रहे हों,
तो ये मजबूत छठा भाव ही है जो किसी को उस भारी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की मानसिक मजबूती देता है। जी। और जब कोई इस अखाड़े को जीत लेता है तब जाकर 10वां भाव तय करता है कि उसे कुर्सी मिलेगी या नहीं। 10वां भाव यानी कर्म भाव, जो करियर की दिशा और स्थिरता तय करता है। और अंत में आता है 11वां भाव। 11वां भाव लाभ भाव होता है ना, जो अंतिम सफलता और आय को दर्शाता है। हाँ, 11वां भाव इच्छा पूर्ति और आय को दर्शाता है। स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प सक्सेस का शॉर्टकट रूल दिया गया है। अगर किसी का छठा, 10वां और 11वां भाव एक साथ मजबूत हैं, तो उसके सरकारी नौकरी पाने के चांस बहुत पक्के हो जाते हैं। वाओ, ये तो एक परफेक्ट अलाइनमेंट है। छठा भाव लड़ने की ताकत देता है, 10वां भाव अधिकार और सत्ता की कुर्सी देता है और 11वां भाव उस पद से मिलने वाले निरंतर लाभ को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठ रहा है। अगर किसी इंसान का छठा भाव यानी प्रतियोगिता का भाव बहुत मजबूत है, उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और दिन रात एक करके एग्जाम निकाल भी लिया, लेकिन उसका 10वां भाव जो कि करियर का होता है वो बहुत कमजोर है, तो क्या इसका मतलब ये कि इंसान परीक्षा तो पास कर लेगा लेकिन उसकी नौकरी टिकेगी नहीं? देखिए, स्रोतों का बारीकी से अध्ययन करने पर यही विडंबना सामने आती है। छठा भाव मजबूत होने से व्यक्ति अपनी जिद और संघर्ष से एग्जाम तो क्रैक कर लेगा, उसे नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि उसका 10वां भाव कमजोर है, जो असल में सत्ता और स्थायित्व का भाव है, तो उस व्यक्ति को अपने करियर में कभी वो स्थिरता या संतुष्टि नहीं मिलेगी। मतलब संघर्ष खत्म नहीं होगा, नौकरी लगने के बाद भी इंसान परेशान ही रहेगा। लगातार परेशानियां बनी रहेंगी। हो सकता है उसे बार बार बेमतलब के ट्रांसफर का सामना करना पड़े, या वो अपने काम में हमेशा खुद को अटका और हताश महसूस करे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टकराव चलता रहे। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। 10वां भाव ये तय करता है कि नौकरी में इंसान का रुतबा क्या होगा और वो अपनी कुर्सी पर कितनी शांति से बैठ पाएगा। परीक्षा पास कर लेना केवल आधी लड़ाई जीतना है, और उस करियर में टिके रहना पूरी तरह से दूसरी बात है। यहाँ से ये विषय एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। घर तो समझ आ गए कि कौन से घर महत्वपूर्ण है, लेकिन इन घरों में राज कौन करता है? ऊर्जा आखिर कहाँ से आती है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोतों में हर प्रमुख ग्रह को एक खास तरह की नौकरी और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया गया है। शुरुआत करते हैं सूर्य से। इसे ग्रहों का राजा कहा जाता है और यही आईएएस या आईपीएस जैसी बड़ी अथॉरिटी वाली नौकरियों का मुख्य कारक है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका एक गहरा तार्किक आधार है। जिस तरह सौरमंडल में सूर्य गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, जो बाकी ग्रहों को अपने अनुशासन में रखता है और सिस्टम चलाता है, ठीक उसी तरह प्रशासन में एक उच्च अधिकारी पूरे सरकारी तंत्र को दिशा देता है। सूर्य सीधे तौर पर सरकार और शीर्ष सत्ता का प्रतीक है। मतलब एक मजबूत सूर्य इंसान को वो तेज और आत्मविश्वास देता है जो शीर्ष पदों पर बैठने वालों में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जी बिल्कुल। और फिर शनि की भूमिका आती है। अक्सर लोग शनि ग्रह के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन स्रोतों में इसे अनुशासन और सरकारी सिस्टम का प्रतीक बताया गया है। अगर इसे एक रूपक के तौर पर देखें तो शनि किसी बेहद सख्त हेडमास्टर की तरह है। सख्त हेडमास्टर मतलब जो तब तक किसी विद्यार्थी को पास नहीं होने देता जब तक कि वो पूरी तरह से धैर्य और कड़ा अनुशासन न सीख ले। मैंने सुना है शनि देरी करता है पर मना नहीं करता। एकदम सटीक। ये हेडमास्टर वाला रूपक एकदम सही बैठता है। वहीं अगर मंगल की बात करें तो ये साहस और आक्रामकता का प्रतीक है। इसलिए ये पुलिस और आर्मी जैसी नौकरियों का कारक है, जहां शारीरिक बल और निडरता की हर पल आवश्यकता होती है। और बुध ग्रह का क्या रोल है? बुध ग्रह बैंकिंग, एसएससी और क्लर्क जैसी नौकरियों से जुड़ा है, जहां गणित, तेज तर्क क्षमता और कागजी कामकाज की फुर्ती की जरूरत होती है। लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि स्रोतों में सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन सूर्य और शनि का बताया गया है। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि ज्योतिषीय कथाओं में तो ये दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं ना। विरोधाभासी जरूर लगता है, लेकिन जब बात सरकारी नौकरी के एक विशाल सिस्टम की आती है तो ये समीकरण बिल्कुल बदल जाता है। सूर्य किसी को सरकारी पद और सत्ता दिलाता है, लेकिन शनि उसे उस भारी भरकम सिस्टम के भीतर रहकर काम करने का अटूट अनुशासन और स्थायित्व देता है। अच्छा, मतलब सरकार खुद एक बहुत बड़ा और धीमा सिस्टम है जिसे चलाने के लिए अथॉरिटी चाहिए। इसलिए जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो ये कॉम्बिनेशन किसी भी करियर के लिए अजेय बन जाता है। बिल्कुल। इसी के साथ स्रोतों में कुछ खास योगों का भी विस्तार से जिक्र है, जैसे राजयोग जो इंसान को पावर और ऊंचा स्टेटस देता है, धन योग
जो आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और एक नाम जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, इसका क्या मतलब है? इस विपरीत राजयोग का तंत्र समझना बहुत ही रोमांचक है। ज्योतिषीय स्रोतों के अनुसार यह योग मुख्य रूप से छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामियों के आपसी कनेक्शन से बनता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही भाव आमतौर पर जीवन में भयंकर संघर्ष, गहरी बाधाओं और नुकसान के माने जाते हैं। यानी ये वो भाव है जिनसे कोई भी इंसान दूर भागना चाहेगा। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में बाधाएं आए। सही कहा। लेकिन जब इन नकारात्मक भावों का आपस में कोई खास कनेक्शन बनता है तो एक बहुत ही अनोखी ऊर्जा पैदा होती है। यह व्यक्ति को गहरी निराशा और बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में धकेल देता है, लेकिन फिर अचानक से उसे उठाकर सफलता के शीर्ष पर पहुंचा देता है। इसे ऐसे समझें कि गणित में जैसे माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक भाव मिलके एक अप्रत्याशित सफलता का निर्माण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही होता है। ओहो, मतलब अगर कोई इंसान पिछले 7-8 सालों से लगातार हर परीक्षा में फेल हो रहा हो, समाज और रिश्तेदारों के ताने सुन रहा हो, गहरे डिप्रेशन से लड़ रहा हो और अचानक से एक दिन खबर आए कि उसने किसी बहुत बड़ी स्टेट या सेंट्रल परीक्षा में टॉप कर लिया है, तो वो इसी विपरीत राजयोग का कमाल हो सकता है। एकदम। ऐसे लोग अक्सर बहुत ही दर्दनाक परिस्थितियों से निकल कर आते हैं। वे जीवन में हारने की कगार पर होते हैं और अचानक पासा पूरी तरह पलट जाता है। यही अथाह संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि उन्होंने जमीनी हकीकत को सबसे बुरे रूप में देखा होता है। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है यार, लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है। जब सूर्य और शनि जैसे ग्रह इतने पावरफुल हैं और कुंडली में इतने सारे राजयोग भी हो सकते हैं, तो फिर लोगों को नौकरी मिलने में 5 से 10 साल की इतनी लंबी देरी क्यों हो जाती है? किसी इंसान की जवानी के इतने कीमती साल सिर्फ एक नौकरी के इंतजार में क्यों निकल जाते हैं? इस देरी के पीछे कई गहरे ज्योतिषीय कारण छिपे होते हैं, जैसे सूर्य का कमजोर होना। सूर्य अगर कमजोर है तो सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में बार बार अड़चने आएंगी, कोई ना कोई कागजी रुकावट आ जाएगी या इंटरव्यू में इंसान मामूली अंतर से रह जाएगा। या फिर हो सकता है कि छठा भाव कमजोर हो, जिससे बार बार 1 या आधे नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर होने का दर्द झेलना पड़े। जी, और इन सब में सबसे बड़ा कारण होता है उसी सख्त हेडमास्टर यानी शनि का भारी प्रभाव। अच्छा, स्रोतों में उम्र और टाइमिंग को लेकर भी एक स्पष्ट खाका दिया गया है। 18 से 24 साल की उम्र को शुरुआती संघर्ष और सीखने का चरण बताया गया है। 24 से 30 साल के बीच के समय को सिलेक्शन का सबसे सुनहरा समय माना गया है। हाँ, और 30 साल से ऊपर की उम्र में अगर किसी को सफलता मिलती है तो उसे सीधे तौर पर शनि के प्रभाव के कारण होने वाली लेट सक्सेस कहा जाता है। और इसी टाइमिंग को असल में दशा कंट्रोल करती है ना? बिल्कुल। दशा को सरल शब्दों में समझें तो ये एक निश्चित समय अवधि है जब कोई विशिष्ट ग्रह किसी इंसान के जीवन पर पूरी तरह हावी होता है। इसे जीवन की किताब के अलग अलग चैप्टर की तरह समझें। अगर सही उम्र में मजबूत सूर्य, शनि या 10वें भाव के स्वामी की महादशा चल रही हो तो सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। मतलब दशाओं का बदलना ही जीवन में अवसरों का खुलना या बंद होना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक और शायद चुभने वाला सवाल उठता है। स्रोतों में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि हर इंसान सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना है। ये एक कठोर वास्तविकता है जिसे स्वीकार करना मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली में बिजनेस, फ्रीलांसिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड का योग होता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि बिना योग के 5 या 10 साल सिर्फ तैयारी के भ्रम में बर्बाद कर देते हैं। सुनने वाले कई लोग शायद अभी इसी जद्दोजहद में होंगे। तो कोई ये कैसे पहचाने कि ये सिर्फ शनि की देरी है या किस्मत का साफ इनकार है? इंसान कब ये तय करे कि अब उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए? देखिए, ये करियर काउंसलिंग के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि यदि किसी व्यक्ति का 10वां भाव कमजोर है कुंडली में, दूर दूर तक कोई राजयोग नजर नहीं आ रहा है और सालों के लगातार प्रयासों के बाद भी वो परीक्षा के प्रारंभिक चरण भी पार नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रकृति का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। मतलब प्रकृति साफ साफ कह रही है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। बिल्कुल।
और अगर उसी दौरान उस कुंडली में धन योग या अपना खुद का काम करने के व्यवसायिक योग मजबूत स्थिति में है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किस्मत इंसान को इनकार नहीं कर रही है, वो उसे सफलता से वंचित नहीं कर रही है, बल्कि वो किसी दूसरी और बेहतर दिशा की तरफ मुड़ने का इशारा कर रही है। यानी वो इशारा इस बात का है कि व्यक्ति को अपना समय डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप या किसी और कौशल में लगाना चाहिए। उसे बस अपनी ऊर्जा की दिशा बदलनी है, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। अंधी जिद अक्सर इंसान का बेशकीमती समय खा जाती है और अंत में सिर्फ हताशा बचती है। एकदम सही बात है। सही समय पर रास्ता बदलना हार मानना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक समझदारी है। तो अगर किसी को लगता है कि उसकी कुंडली में योग है, वो सही रास्ते पर भी है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? स्रोतों में कुछ उपाय बताए गए हैं, लेकिन क्या उनके पीछे कोई ठोस लॉजिक है? हाँ, स्रोतों में मुख्य रूप से ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने पर जोर दिया गया है। जैसे अगर सूर्य की ऊर्जा कम पड़ रही है, तो रोज सुबह नियम से सूर्य को जल चढ़ाना और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना बताया गया है। इसका तार्किक आधार क्या हो सकता है? इसका तार्किक और मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि ये एक ट्रिगर की तरह काम करता है, जो उम्मीदवार में सुबह जल्दी उठने, प्रकृति के साथ जुड़ने और कड़ा अनुशासन बनाए रखने की आदत डालता है। इसी तरह शनि ग्रह से जुड़ी देरी को कम करने के लिए शनिवार के दिन तेल का दान करना एक कारगर उपाय माना गया है, जो इंसान में विनम्रता और सेवा भाव जगाता है। इसके साथ ही कुछ बहुत ही सामान्य लेकिन जीवन बदलने वाले उपाय भी बताए गए हैं, जैसे जीवन में कड़ा अनुशासन बनाए रखना, निरंतरता रखना और हर हाल में नेगेटिव सोच से बचना। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं इस पूरे विश्लेषण को इस तरह समझती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी असल में एक जीपीएस की तरह है। जीपीएस? यह कैसे? मतलब वो जीपीएस आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है। वो ये भी बता सकता है कि आगे किस रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक है, कहाँ रुकावटें हैं और कौन सा रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन उस जीपीएस को देखकर गाड़ी तो इंसान को खुद ही चलानी पड़ेगी। एक्सेलरेटर पर पैर तो अपनी मेहनत का ही रखना होगा। बहुत खूब। जीपीएस वाला ये उदाहरण इस पूरी चर्चा का सबसे सटीक सार है। बिना कर्म के भाग्य काम नहीं करता। केवल ज्योतिष के भरोसे घर पर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सफलता का जो असली और अचूक फॉर्मूला स्रोतों से निकल कर आता है, वो है एक स्मार्ट स्टडी प्लान, सही मार्गदर्शन, बिल्कुल सही टाइमिंग और उसके साथ कुंडली का सपोर्ट। मतलब अगर कोई इंसान किताबें ही नहीं खोलेगा तो दुनिया का बड़े से बड़ा राजयोग भी उसे कुर्सी पर नहीं बैठा सकता। बिल्कुल नहीं बैठा सकता। तो देखिए, सरकारी नौकरी एक सुरक्षित विकल्प जरूर है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में सफलता का केवल यही एक पैमाना नहीं है। अगर भाग्य में योग है तो पूरी ताकत से उसका पीछा करना चाहिए, और अगर योग नहीं है तो एक स्मार्ट पिवट करके समझदारी से अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए। बिल्कुल। बार बार एक ही दीवार पर सिर मारना समझदारी नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही असली बुद्धिमानी है। सही दिशा में और सही समय पर किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या किसी की जन्म कुंडली उसके लिए बनी भी है? क्योंकि जब सही दिशा और इंसान की कड़ी मेहनत आपस में मिलते हैं तो सफलता की गारंटी अपने आप बन जाती है। जी हाँ। जाते जाते श्रोताओं के लिए यह एक गहरी सोचने वाली बात है। जो उम्मीदवार पिछले कई सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं और बार बार एग्जाम दे रहे हैं, क्या उन्होंने कभी रुक कर अपनी ऊर्जा की सही दिशा चेक की है? क्या वे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी चाबी उनके पास है ही नहीं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।